राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं, पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद, डीजल की कीमत बढ़ने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीति के कारण लगातार पेट्रोल और डीजल के कीमत बढ़ रहे हैं और मध्य वर्गीय लोगों पर यह जो बोझ पड़ रहा है, इसके लिए पूर्व की सरकार जिम्मेवार है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता के बाद कांग्रेसियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं अकाली दल बादल और भाजपा को झटका लगा है और जिस प्रकार से अकाली दल ने संसद के अंदर भाजपा पर आरोप लगाकर समर्थन वापस लिया और उसके बाद किसान आंदोलन का समर्थन किया गया, उसका भी असर इस चुनाव में देखने को मिला है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यह भी बात करेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली में काफ़ी कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। अगर आप गौर से देखें, अनुभव करें तो आपको पता चलेगा कि भारत की राजधानी दिल्ली बदलती चली जा रही है। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसके बाद सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस वाहन के द्वारा जगह जगह जागरूकता अभियान पुलिस सप्ताह के रूप में चलाया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित हो सकें, शिक्षित हो सकें और उन्हें कानून के बारे में ज्ञात हो और ठगों से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में भी उन्हें जानकारी मिल सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण की दिशा में लगातार काम कर रही है और जागरूकता अभियान, जागरूकता सप्ताह अभी मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस द्वारा एक बड़े वाहन प्रत्येक थाना क्षेत्र में भेजी गई है, जहां पुलिस कमिश्नर द्वारा दिया गया वक्तव्य से लोगों को जहां अवगत कराया जाता, वहीं स्थानीय थाना द्वारा छोटी छोटी नुक्कड़ सभा कर के स्थानीय निवासियों को साइबर क्राइम के बारे में एवं अन्य कानूनी मामलों के बारे में बतलाया जा रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे चर्चा कर रहे थे, जो कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी, इसका अंदेशा लोगों को सताने लगा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के लिए पूर्ववर्ती सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा है कि अगर पूर्ववर्ती की सरकार समय रहते काम की होती तो मध्यवर्गीय लोगों के ऊपर यह बोझ नहीं पड़ता। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम अभी चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक से आकर फिर हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दे पर।
22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप बेचते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम ब्रेक पर जाते समय चर्चा कर रहे थे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर, और हम यह भी चर्चा कर रहे थे जो पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनाव के बाद क्या हुआ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि किरण बेदी को पांडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा लिया गया है, उन्हें वापस बुला लिया गया है। पांडुचेरी के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देकर कहा था कि किरण बेदी जी को वहाँ से उपराज्यपाल के पद से बुला लिया जाए, और उन्हें जो है सो वापस बुला लिया गया है। किरण बेदी मई 2016 में गवर्नर बनाई गई थी, और वो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें अब पांडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से वापस बुला लिया गया है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर यह मांग की थी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज एक बड़े ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, और आपसे भी यह जानने का कोशिश करेंगे कि क्या राजद्रोह का कानून जो है, जो धारा 124A है, उसका उपयोग किया जाना कितना न्याय संगत है। सवाल बहुत गंभीर है। न्यायालय ने कहा है जो किसी असंतुष्ट की आवाज़ को दबाने के लिए राजद्रोह धारा 124A का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह बात सही है और इससे अक्षर सा पालन किया जाना चाहिए। सभी एजेंसी को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो किसी ज़रूरतमंद को जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाह रहा है, आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर सिर्फ दबाव बनाने के लिए इस तरीके का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके का कानून नहीं लाया जाना चाहिए। जो काम अंग्रेज भारत की आज़ादी को दबाने के लिए किया, और कई वीर बलिदानियों को इस कानून के तहत उसने दंडित करने का काम किया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान आज़ाद हिंदुस्तान के उस घटना की ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे जब कुछ लोगों द्वारा सिर्फ सरकार को अस्थिर करने के लिए, विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए तरह तरह के गैर कानूनी हथकंडे अपनाए जाते हैं। समाज को और राष्ट्र को खंडित करने का कुचक्र रचा जाता है और आम लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला चलना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि हमारे समाज और राष्ट्र को वो खंडित न कर सकें, आम शरीफ लोगों को वे दिग्भ्रमित न कर सकें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक की आवाज़ में मोतीनगर के करमपुरा में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में व्यापार करने वाले, इंटरनेशनल मनी एक्सचेंज करने वाले एक सज्जन राजेश खेरा से लगातार
टुकड़े टुकड़े में 6 लाख रुपया 31 जनवरी से 13 फरवरी तक के बीच में ठगने का काम किया गया। विधायक के आवाज में नकली आवाज बनाकर 2 कॉपी ऐसा लग रहा था जैसे विधायक बोल रहे हैं, और आईडी कॉलर पे जब वो नंबर आया तो वो नंबर भी जो है सो किसी ऐसे व्यक्ति का, सहगल नाम का व्यक्ति था जो एमएलए ऑफिस का नंबर उस पर दर्शा रहा था। जब इस संदर्भ में खेरा ने विधायक से बात की तो विधायक ने साफ शब्दों में इनकार किया कि उन्होंने तो कभी फोन किया ही नहीं। विधायक मोती नगर द्वारा जब इस तरीके की बात रखी गई तो मिस्टर खेरा ने मोती नगर थाना में इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करा दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि हमने आपसे पहले कई बार इस बात का जिक्र किया है कि बड़े ही संगठित ढंग से ये ठग लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। कभी ये इंश्योरेंस के नाम पर, तो कभी ये डिग्री के नाम पर, तो कभी यह साइबर के नाम पर, कभी ये विभिन्न नौकरी के नाम पर लोगों को लगातार ठगने का काम इस ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं। इसी प्रकार से मोती नगर विधायक का नाम लेकर खेरा से 6 लाख रुपए की ठगी की गई है और पश्चिम जिला पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू करवा दी है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको फिर से एक बार सचेत करना चाहेंगे कि आप अच्छे नागरिक बने। भारत के सभ्य नागरिक आप हैं। आप भारत को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए आप अपनी भूमिका अदा करें। आप किसी चक्रव्यूह में ना फंसें, आप ठगों के जाल में ना फंसें, आप छोटे मोटे प्रलोभन में फंसकर कानून का समय न बर्बाद करें और खुद भी न ठगे जाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बता दें कि भारत की राजधानी दिल्ली के सफाई कर्मचारियों का वेतन को लेकर फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आज भी कई सफाई कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें फिर से वेतन मिलना बंद हो गया है और अब तक नहीं मिला है। आज 18 तारीख हो गया, उन्हें दिसंबर तक का वेतन दिया गया था। अब जनवरी पूरे निकल गए और फरवरी के 18 तारीख हो गए। अगर यही सिलसिला रहा तो फिर सफाई कर्मचारियों के सामने एक गंभीर समस्या आएगी। इसीलिए नगर निगम के जो अधिकारी हैं और दिल्ली सरकार को यह चाहिए कि वह मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करे ताकि सफाई कर्मचारियों के सामने फिर से कोई गंभीर समस्या न उत्पन्न हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने धुबरी फुलबाड़ी पुल का शिलान्यास और माजुली पुल के लिए भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से देश के जवानों को सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मजूली में भी सड़क का तेज विकल्प मिलेगा। यहाँ पुल बन रहा है और साथ ही हेलीपोर्ट की व्यवस्था भी की जा रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया।
आपके वोट की ताकत असम को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। असम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा लग रहा है कि आली आए लिगांग उत्सव की उमंग दूसरे दिन भी जारी है। कल मिसिंग समुदाय के लिए खेती और किसानी के उत्सव का दिन था और आज मजूली सहित पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास का एक बहुत बड़ा महोत्सव है। ब्रह्मपुत्र का विस्तार बंधुत्व का, भाईचारे का, मिलन का तीर्थ है। सालों साल से ये पवित्र नदी मेलजोल का, कनेक्टिविटी का पर्याय रही है। लेकिन ये भी सही है कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इस वजह से असम के भीतर भी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से अब दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बीते वर्षों में केंद्र और असम की डबल इंजन सरकार ने इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की दूरियों को कम करने का प्रयास किया है। हमने ब्रह्मपुत्र की शाश्वत भावनाओं के अनुरूप सुविधा, सुअवसरों और संस्कृति के पुल बनाए हैं, सेतु बनाए हैं। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की फिजिकल और कल्चरल इंटीग्रिटी को बीते सालों में सशक्त किया गया है। साथियों, आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए इस व्यापक विजन को विस्तार देने वाला है। आपकी बरसों पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। कालीबाड़ी घाट से जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का ये पुल मजूली के हजारों परिवारों की जीवन रेखा बनेगा। ये ब्रिज आपके लिए सुविधा और संभावनाओं का सेतु बनने वाला है। इसी तरह धुबरी से मेघालय में फुलबारी तक 19 किलोमीटर लंबा पुल जब तैयार हो जाएगा तो इससे बराक घाटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 2016 में आपके दिए एक वोट ने कितना कुछ करके दिखाया है। आपके वोट की ये ताकत अभी असम को और ऊंचाई पर लेकर जाने वाली है। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बजट सत्र पर बात की। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आगामी बजट सत्र पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना टेस्टिंग और लोगों के इलाज के चलते बिहार में स्थिति बेहतर हुई है, फिर भी आगे की स्थिति के प्रति लोगों को पूरी तरह सचेत रहना है। उन्होंने कहा कि बजट का पूरा सत्र रखा जाएगा और पहले की तरह ही सत्र की कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को राज्य के तकनीकी संस्थानों में अध्यापन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी तथा यहां पढ़ने वाले छात्रों के बेहतर प्लेसमेंट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने यहां के इंजीनियरिंग कॉलेजों को राज्य में स्थापित IIT, NIT, IIIT तथा राज्य के बाहर के भी उच्च तकनीकी संस्थानों से संबद्ध करने का भी निर्देश दिया है ताकि उनकी गुणवत्ता और बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता प्रदान करने हेतु कराए गए सर्वे का अच्छी तरह से वेरिफिकेशन कराने तथा इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। साथ ही उन्होंने वैकल्पिक सुलभ मार्गों द्वारा दूरस्थ पंचायतों एवं बड़े गांवों को उच्च स्तर के पथों, हाट बाजारों,
एवं महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए योजनावार तरीके तथा तेजी से काम करने का निर्देश दिया। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अधिकारियों की टीम के साथ दानापुर कैंट स्थित सार्वजनिक रास्ता को बंद किए जाने के बाद प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता के समाधान हेतु स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने 70 कटैया प्रखंड अंतर्गत सीहौल में उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड केंद्र के निर्माण की कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों को 31 मार्च 2021 तक निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। मधुबनी के जिलाधिकारी श्री अमित कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लदनिया, जयनगर, बेनीपट्टी एवं कलुआही के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ नल जल योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कार्य प्रगति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समस्तीपुर के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने पटोरी में बीआरसी भवन एवं आरटीपीएस केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अरवल की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी जे प्रियदर्शनी ने समाहरणालय स्थित जिला नियंत्रण कक्ष में ईपिक क्यूसेक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कई मतदाताओं के बीच ईपिक का भी वितरण किया। भोजपुर के जिलाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा ने आरा में पुरवारी गुमटी स्थित ओवरब्रिज का निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आपको बता दें कि पुल का एक लेन ट्रायल के लिए चालू किया गया है। देश में पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम जनता का हाल बुरा कर दिया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम लगभग 90 रुपए प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल 80 रुपए के पार पहुंच गया है। और अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल लगभग 96 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए प्रति लीटर है। तो वहीं राजस्थान के गंगानगर में तो पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया। दिल्ली में पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने आम जनता से बात की। दाम जो है पहले जो था उस हिसाब से तो पहले सही था, लेकिन अब ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इतनी अभी आमदनी भी नहीं है, अभी जस्ट कोरोना गया है तो बंदों के पास काम भी नहीं है, ऊपर से दाम बढ़ा रहे हैं तो बंदों को प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। और जैसे कि अभी न्यूज़ वगैरह आई थी कि पेट्रोल में एंथॉल वगैरह बढ़ाया जा रहा है, तो उसके अंदर ये है कि अगर एंथॉल की लेवल जो है वो हाई होगा तो वो इंजन पे इफेक्ट करेगा। और अगर बंदा इतनी मेहनत करके कोई अच्छा प्रोडक्ट अपने लिए ले रहा है, बाइक, गाड़ी, कुछ भी, तो उसके लिए उसके वेस्ट ऑफ मनी वहाँ पे भी होगा। वो इतना महंगा पेट्रोल भी डलवाए, ऊपर से फिर उसको क्वालिटी भी वो ना मिले, तो फिर उनकी बाइक्स, गाड़ी वगैरह को भी हार्म होगा। तो ये बुरा हो रहा है जहाँ तक है। इस तरह ये पेट्रोल के अगर रेट बढ़ते रहे तो हमारे लिए एक काम पे जाना आना ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत को निकाल पाना अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन 89 रुपीज़ 88 आज का रेट है। मैंने पेट्रोल डलवाया है और ये आज की डेट के अंदर अगर बच्चों के साथ थोड़ा भी पास तक भी 4 बंदों के लिए जाना पड़े तो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है। फ्यूल दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मिडिल क्लास लोग वो क्या करेंगे मैम, इतनी महंगाई जो बढ़ेगी तो। मैंने 65,000 की स्कूटी लिया था, उसको मैंने बेच दिया। पेट्रोल डीजल के पैसे आ ही नहीं रहे। मालिक से पूछो, किसी मालिक से, तो कह रहे हैं तनख्वाह की जगह दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लो। कहाँ ढूंढा जाए नौकरी, बेरोजगारी है, इसलिए मैंने बेच दिया। अब करें क्या। पेट्रोल डीजल के दामों की लगातार वृद्धि को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हम जीवाश्म ईंधन के विकल्प पर काम कर रहे हैं, क्योंकि देश को अभी इसे आयात करना पड़ता है, जिसके वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने से देश में आयात होने वाले ईंधन के भी दाम बढ़ जाते हैं। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है कि हमारे को यूज़ करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो है, हमारी बसेस हैं, लेकिन हर बंदा, जैसे अगर कोई बंदे को कहीं पे जाना है, उसके पास 1 आवर है और उसको पता है कि उसको 40 किलोमीटर्स कवर करने हैं। अब अगर वही वहाँ पे अगर पब्लिक व्हीकल में जाना चाहेगा तो पहले वो घर से निकलेगा, वहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से कोई ना कोई चीज़ लेके वहाँ स्टॉप तक जाएगा, फिर वहाँ से लेके आगे जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमारे को यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे ये है कि बंदे का जो टाइम, उसके बाद कम टाइम है, वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा, टाइम पे पहुंच नहीं पाएगा। अगर वहीं पे वो अपनी बाइक या गाड़ी वगैरह से ट्रैवल करता है तो वो टाइम टू टाइम पहुंच सकता है। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर तुम्हारी 4 व्हीकल है तो आसपास के 4 बंदे एक साथ बैठ के जा सकते हैं। और ड्यू टू कोरोना अभी हम ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते हैं आपकी बसों में और रूट्स में। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल डीजल की खपत और प्रदूषण से बचाव के लिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने की बात की है। इस पर आम जनता का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैम देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह
अच्छे हैं इन्वायरमेंट के लिए, उससे पोल्यूशन कम होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हर कोई बंदा, अगर जैसे लॉन्ग ट्रेस वगैरह होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कोई कहाँ तक लेके जा सकते हैं। नॉर्मल कम्यूट करने के लिए वेल है, बंदे नॉर्मल कम्यूट करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन अब किसी बंदे को, जैसे टूरिंग करते हैं लोग बाइक्स पे, गाड़ियों पे, लद्दाख वगैरह जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, तो अगर वहाँ जाएंगे तो अब ये तो है नहीं कि लद्दाख जैसे एरियो में पेट्रोल पंप्स के वहाँ पे बहुत कम है। अगर वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए तो वहाँ पे वैसे ट्रैवल नहीं कर सकते। बिल्कुल 2024 तक के लिए जो उन्होंने फॉर्मेट दिल्ली का लाना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उसमें शुरू से ही हमारे को उन्होंने सब्सिडी प्लान्स भी दिए हैं। लेकिन ये है कि प्रमोट करते करते वो जब तक थोड़ा सपोर्ट साथ दें और डीजल और पेट्रोल के रेट्स को कैरी करें ताकि हमारा फ्यूचर बच्चों के लिए सब ठीक रहे। बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल आने से फ़र्क तो पड़ेगा ही, उसको प्रमोट करना हमारा ही है और हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पसंद करते हैं। जो आज की डेट में ई रिक्शा हैं वो भी काफ़ी प्रमोट करते हैं, आने जाने के लिए अच्छी सुविधा है, मेट्रो से काफ़ी दिक्कत दूर करते हैं। और ई रिक्शा के लिए गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, नितिन गडकरी जी ने, सब ने अच्छे रूल्स निकाले हैं, काफ़ी प्रमोट किया। और आने वाला फ्यूचर बसों का, कारों का, जो हमारे व्हीकल्स आ रहे हैं, कुछ कट डाउन रेट कॉम्पिटिशन, लोगों का विश्वास जीत लें तो आगे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैम अच्छी चीज़ है, CNG फ्यूल हो गए, इलेक्ट्रिक हो गए, लोग बाग उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो ज़्यादा तरक्की होगी उस चीज़ के लिए कंट्री की, कोई दिक्कत भी नहीं है उससे। अच्छी बात है, सब्सिडी दी जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ऐसी सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है जी। इलेक्ट्रिशियन वाहन आएगा तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन तो ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उन्होंने लखनऊ से 2 आतंकियों को धर दबोचा। जानकारी के अनुसार दोनों आतंकी PFI संगठन के हैं, जिनका नाम अंसद और फिरोज बताया जा रहा है, जो केरल से लखनऊ आतंकी हमले की साजिश को अंजाम देने आए थे। आपको बता दें कि इन दोनों आतंकियों को यूपी STF ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद यूपी के ADG LO प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और संवेदनशील दस्तावेज बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये आतंकी बसंत पंचमी पर धमाका करना चाहते थे। PFI के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये आतंकी संगठन छोटे छोटे ग्रुप बनाकर साधारण लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण देकर उन्हें तैयार करते हैं। इन आतंकी के पास से कई बड़े नेताओं के नाम की सूची मिली है। प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों आतंकियों ने लखनऊ आने के बाद कुछ युवकों को विस्फोटक भी बांटा है, जिनकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आतंकियों के पास से 16 हाई एक्सक्लूसिव डिवाइस, 32 बोर की पिस्टल, 7 कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों के पास से कई चौंकाने वाले दस्तावेज भी मिले हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा संदेश यही है कि जितने हमारे देशवासी हैं, जातिवाद पर ना जाएं। हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, जाट बरादरी है, जो भी जितनी बरादरी हैं, ये मिलकर चलें और बहुत बढ़िया चलेगा। और देश हमारा ये मिलकर चलें और देश हमारा बढ़ता जाएगा और ये देश इसी तरीके से तरक्की पे आएगा और प्रथम देश सबसे ये कहलाया जाएगा। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? हमारा देश सोने की चिड़िया है और देश बहुत तरक्की पे है इस टाइम। और आप देखिए केंद्र सरकार ने जो काम करा है उस काम के अंदर देखिए 370, राम मंदिर, 3 तलाक, कहीं ऐसे काम हमारे मोदी जी ने करे हैं जो आज हमें गर्व महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार जी ने ऐसा काम करा है कि हमें बहुत उसमें नाज है, उन पे गर्व है कि ऐसा काम वो कर रहे हैं और देश हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे राष्ट्र प्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? केंद्र सरकार और राज्य को मैं एक संदेश देने जा रहा हूँ, हमारे देश में भ्रष्टाचार हटे और आज भ्रष्टाचार हट जाए और ये सोने की चिड़िया देश तो हमारा पहले ही है, मैं बोल चुका हूँ। और ऐसा सोने की चिड़िया हमारा देश बन जाएगा जिसके अंदर हमारा देश कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई ऐसा नहीं रहेगा कि जिससे ऐसे लगे कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़कर चल रहे हैं। मैं तो यही संदेश दूंगा, भ्रष्टाचार को हटाया जाए और देश को आगे बढ़ाया जाए। प्रतिदिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम